Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I'm Sanjeev Gupta, a commercial real estate expert। और आज का टॉपिक है प्री लीज एसेट्स। प्री लीज एसेट्स को लोग प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज, आरओआई प्रॉपर्टीज, इनकम जनरेटिंग एसेट्स या यील्ड जनरेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको लेने के लिए क्या क्या आपको उनके कौन कौन से क्लॉजेज को या कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं जो इसमें बताने जा रहा हूँ वो है आपको आरओआई कैसे निकाली जाती है, यानी कि आरओआई की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सबसे पहले आपको बता प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो वो पहले से ही किसी को किराए पर चढ़ी हुई है, इसीलिए उसको प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज या प्री लीज एसेट्स बोला जाता है। इनकम जनरेटिंग एसेट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है कि हर महीने आपको रेंट की फॉर्म में कुछ इनकम आपको जनरेट होने वाली है, तो इसलिए इसको इनकम जनरेटिंग एसेट्स के नाम से भी बोला जाता है। आरओआई प्रॉपर्टीज या यील्ड जनरेटिंग प्रॉपर्टीज भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि आरओआई का मतलब है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई की फुल फॉर्म है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी रिटर्न आपको मिलने वाली है, तो इसलिए आरओआई प्रॉपर्टीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताया था आपको कि आरओआई प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और आरओआई से कैसे ये बिकती है, खरीदी जाती है। तो जनरली जब हम मार्केट के अंदर प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो लोग आरओआई की फॉर्म में बोलते हैं कि आपको ये 8% की रिटर्न पे मिल रही है, 7% की रिटर्न पे मिल रही है, 6% की रिटर्न पे मिल रही है। तो यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में उसको बात की जाती है कि इतनी रिटर्न आपको मिल रही है। और जनरली जब हम खरीदने जाते हैं प्रॉपर्टी को ऐसी को, तो बेचने वाला जनरली क्या कहता है कि इसके अंदर इतना रेंट आ रहा है और इसको इतनी हम लोग इतनी जो उसकी डिमांड रहती है, सेल प्राइस है, उसके हिसाब से वो रिटर्न निकाल के बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके अंदर 2 लाख रुपए महीने का रेंटल मुझे मिल रहा है, तो उसका मतलब ये कि 2 लाख रुपए महीने के रेंटल को अगर मैं एनुअली अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 2 को मैं 12 से गुना करता हूँ तो 2 × 12 इट कम्स आउट टू बी 24 लाख रुपीज़। तो यानी कि मेरी जो इनकम है वो 24 लाख रुपीज़ की हो रही है पर ईयर की। तो पर एनम का मैंने इसको निकाल दिया। और अगर वो उसका सेल प्राइस 3 करोड़ रुपए का है तो मैं अगर 24 को 3 करोड़ से डिवाइड करता हूँ और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ परसेंटेज की फॉर्म में निकालने के लिए, तो इट कम्स आउट टू बी 8%। तो यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी जिसका रेंटल 2 लाख रुपए महीने का था तो उसकी कैलकुलेशन में को आरओआई निकालने के लिए उसको पहले मैं एनुअली कन्वर्ट कर लेता हूँ रेंटल को, और उस एनुअल कन्वर्ट किए हुए रेंटल को मैं उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो डिमांड है, जो सेलर की डिमांड है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं तो मेरी रिटर्न निकल जाती है। तो जैसे मैंने इसको निकाला कि 2 लाख रुपए महीने को अगर मैं एनुअली किया तो 24 लाख रुपए आ गया, और 24 लाख को मैंने 3 करोड़ से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8% आ गई। तो ये जनरल टेंडेंसी रहती है लोगों की, आरओआई भी बेचने का तरीका यही रहता है, लेकिन ये पूरा नहीं है और ना ही ये एग्जैक्ट आरओआई निकालने का वे है। तो आरओआई एग्जैक्ट निकालने के लिए इसमें दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मुझे ये देखनी है कि जो 3 करोड़ की मेरी डिमांड है, मान लो मेरे को कोई प्रॉपर्टी मिल रही है 3 करोड़ रुपए की, तो क्या केवल वही कॉस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी है सबसे पहले। तो स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, जनरली मैं मान के चलता हूँ, वैसे वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और स्टेट वाइज डिपेंड करता है। एक मान के चलते हैं कि 6% की अगर स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पे करनी है तो 3 करोड़ के ऊपर मेरे को 6% की अगर स्टैम्प ड्यूटी देनी है तो 18 लाख रुपये का खर्चा वो आ जाता है। इसके अलावा कुछ जगह पर कोई ट्रांसफर चार्जेस वगैरह भी रहते हैं, कोई अथॉरिटी के चार्जेस रहते हैं या किसी डेवलपर के चार्जेस रहते हैं, तो वो भी हमें देख लेने चाहिए कि वो कितना खर्चा आने वाला है। और मान के चलता हूँ कि मान लीजिए 2 लाख रुपये खर्चा वो भी आने वाला है, तो ये मेरी जो टोटल कॉस्ट थी जो 3 करोड़ रुपए की थी वो 3 करोड़ ना हो गया 18 + 2 20 लाख रुपए, यानी कि 3.2 करोड़ रुपीज़ की हो गई। 3 करोड़ 20 लाख रुपए की मेरी जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर मेरी 3 करोड़ 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई जिसका रेंटल मेरा 24 लाख रुपए आ रहा था, तो अब मेरी आरओआई जो है वो 24 लाख डिवाइड बाय 3.2 हो गई और वो घट के 8% से नीचे चली गई। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, अभी भी कैलकुलेशन के अंदर कुछ और चीज़ें बाकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंटल अगर उसका 2 लाख रुपीज़ पर मंथ का आता है तो सालाना वो 24 लाख रुपये बन जाता है। लेकिन क्या उसके अंदर कोई और खर्चा नहीं है एनुअली? बिल्कुल है। जनरली प्रॉपर्टी टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है जो कि एनुअली हमारा गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो हमें उसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कितना हमारा उस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना हमें टैक्स देना पड़ रहा है। उसके अलावा क्या कोई मेंटेनेंस की ऐसी क्लॉज है जो टेनेंट के साथ हमने की हुई है कि जिसके अंदर हमारे को प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है और जिसका मेरे को मंथली कुछ ना कुछ उसमें खर्चा एक्सपेंडिचर मेरे को उस पर करना पड़ रहा है, तो मेरे को उसकी कॉस्ट भी जोड़ लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर मेरे को कोई इंप्लॉय वहाँ रखना पड़ता है टू लुक आफ्टर दिस होल एसेट, अगर पूरी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है तो उसके लिए मेरे को किसी कंपनी को भी रखना पड़ सकता है या किसी एक एम्प्लॉय को रखना पड़ता है, तो मेरे को वो एक्सपेंडिचर भी ध्यान में रख लेना चाहिए। इसके अलावा कोई और हिडन खर्चे वहाँ के अगर रहते हैं मान लीजिए, तो वो भी बिल्कुल एक्सप्लोर कर लेने चाहिए। तो यानी कि अगर मान लीजिए मेरे को अगर जो 24 लाख रुपए महीने साल का रेंटल आ रहा था, अगर मेरे को उसमें 2 लाख रुपए साल का कोई खर्चा रहता है प्रॉपर्टी टैक्स या एम्प्लॉयज़ का या मेंटेनेंस का खर्चा लगा के, तो मेरी अब रेंटल जो 24 लाख आनी थी वो रहेगी 22 लाख रुपया। तो अब मेरी जो एग्जैक्ट आरओआई बनती है वो बनती है 24 - 2 22 लाख रुपीज़ की इनकम डिवाइड बाय 3.2 करोड़ का जो मेरे को एक्सपेंडिचर शुरू में करना पड़ रहा है, तो और इंटू 100। तो अब मेरी जो आ रही है वो 8% से जो कम आई थी उससे भी और कम हो गई, वो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको रिड्यूस हो गई 8% से और वो डाउन चली गई आपकी आरओआई। लेकिन
आरओआई डाउन जाने से मतलब नहीं, दैट इज द एक्चुअल आरओआई वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसमें जो खर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्चुअल रिटर्न मेरी ये आने वाली है। इसके अलावा आपको वहाँ का इनकम टैक्स वगैरह भी रहता है, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपना, वो अपनी इनकम में से लेस करके आपकी आरओआई एग्जिट निकल जाएगी आफ्टर पेइंग द इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस का कोई रहता है तो वो भी आप उसमें जोड़ सकते हैं अपनी। तो ये तो रहा आरओआई निकालने का फार्मूला। अब वो क्लॉजेज जो आपको ध्यान रखनी प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज खरीदते वक्त, तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की क्लॉजेज होती हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना, वो तो सारा मैंने आपको अलग, मेरी एक वीडियो भी आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, टाइटल को कैसे चेक करना चाहिए। और टाइटल को ऑनलाइन चेक करने के लिए मैंने एक पहले वीडियो आपको दिया, जिसकी आपको लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन सर्च करने का, दिल्ली में अगर आपको प्रॉपर्टी करनी है तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया उससे लग जाता है कि प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में लग जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको समझना है कि टोटल डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसको देख पाए। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ उन क्लोजेज की बात कर रहा हूँ जो प्रीलीज एसेट्स को देखते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, बिसाइड्स द टाइटल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो क्या क्या क्लॉज है, तो जनरली क्या होता है कि जो हमें वो क्लॉज देखनी है कि जिसमें हम लोगों ने, वो जो टेनेंट वहाँ पे ऑलरेडी है उसके अंदर, तो वो जो लीज टर्म उन्होंने साइन किए है जो सेलर के साथ, यानी कि ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ जो साइन किया, तो उसको पढ़ लेना चाहिए। उसके अंदर क्लॉजेज जो रहती हैं, मेनली क्लॉजेज जो रहती हैं वो रहती हैं, सबसे पहले तो लीज पीरियड कितना है उसके अंदर, टेन्योर ऑफ द पीरियड, टेन्योर कितना है उसका टोटल लीज का। उसके बाद उसके अंदर लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, रेंट एस्केलेशन क्लोज की, मेंटेनेंस क्लोज की, और उसके अलावा एक क्लोज हो रहा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लोज है, जनरली लोग कई बार उसको देखते नहीं है और फिर बाद में दिक्कत आती है उसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने बात की आपसे कि उसके टेन्योर की, यानी कि उसकी लीज पीरियड की बात करी, तो जितना लेंदी टेन्योर आपका रहेगा, उतनी बढ़िया ही आपकी प्री रेंटेड प्रॉपर्टी की खरीदने का डिसीजन रहेगा। कारण क्या होता है कि अगर मान लो पीरियड आपका लेस है उसके अंदर, और उसके बाद वो टेनेंट वहां से छोड़ देता है, फिर आपको दूसरा टेनेंट लाना पड़ता है, तो एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट लाने के बीच में एक तो गैप आ जाता है बीच में, कभी कभी 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, जब तक कि नया टेनेंट नहीं मिल जाता, तो एक गैप हो रह जाता है। तो वो आपका टेनेंट में आपका वो जो रेंटल का लॉस होता है, एक तो वो होता है। उसके अलावा जब नया टेनेंट लेके आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई उसके अंदर आपको किसी को कंसल्टेंसी फीस या ब्रोकरेज वगैरह पे करनी पड़ती है, वो आपको दोबारा देनी पड़ती है। उसके अलावा उसमें कोई जो वियर एंड टीयर होता है उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है, और कभी कभी नया जो टेनेंट आता है उसके हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कराने पड़ते हैं, तो ये सारे एक्सपेंडिचर उसमें उड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ था कि लंबी लीज अगर जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना ही वो सक्सेसफुल है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर मान लो रेंटल थोड़ा कम मिल रहा है और अच्छा टेनेंट है, अच्छी कंपनी कोई आपको किराए पर आ रही है और रेंट कम दे रही है और लॉन्ग लीज दे रही है, तो उसको आपको हमेशा ध्यान में रख के कर लेना चाहिए उसको। सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब ये है कि जितना लेंदी लॉक इन पीरियड होगा, उतना ही आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ योर गेटिंग द रेंटल्स और द इनकम्स आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लॉक इन पीरियड का एज पर द लॉ, लॉक इन पीरियड का मतलब ये है कि जब तक का लॉक इन पीरियड के अंदर टेनेंट है, तो उसको वहाँ पर उसको स्टे करना है और उसको उसके रेंटल्स को पे करने हैं। इन केस अगर वो उससे पहले छोड़ना चाहता है स्पेस को और वैकेंट अपना ऑक्यूपेंसी वापसी करना चाहता है हमारे को, तो उस केस में उसको अपना जो किराया जितना उसका लॉक इन पीरियड का बचा हुआ था उसको पे करना होता है। तो इसलिए लॉन्गर द लॉक इन पीरियड, द सेफर एंड द गुड थिंग फॉर द बायर टू परचेज दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसको परचेज करने के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है रेंट एस्केलेशन। रेंट एस्केलेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो जनरल अगर हम बात करें, तो उसके अंदर रहता है कि वो 15% आफ्टर एवरी 3 ईयर्स का जनरल टर्म्स रहता है मार्केट के अंदर। बिसाइड्स दैट लीज के हिसाब से डिपेंड करता है, इट और डिपेंड्स अपॉन द ओनर एंड द टेनेंट। उसके अंदर कई बार 5% पर ईयर का भी रहता है, या 10% आफ्टर 2 ईयर्स का रहता है, या 6% पर एनम का भी रहता है कभी कभी। तो अगर आपको जितना ज़्यादा अच्छा एस्केलेशन क्लॉज मिल रहा है, जितनी जल्दी जल्दी एस्केलेट कर रहा है, तो उतनी ही ज़्यादा आपको रेंटल वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे ही रेंटल वैल्यू बढ़ती है, तो उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे हमने आरओआई निकाला था, तो अगर हमारा रेंटल ज़्यादा हो जाता है तो और 8% पर ही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है वो। तो रिवर्स कैलकुलेशन को हम बोलते हैं जिसको हम लोग। तो ये रहा रेंट एस्केलेशन का क्लोज। उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्लोज। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जितना ज़्यादा रहेगा, उतनी आपको सेफ्टी रहती है, क्योंकि उसने महीने पहले उसको जो है, आपको जितना ज़्यादा सिक्योरिटी आपके पास है, तो उतना ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो लेंथी लीज उसकी चलेगी। अगर सिक्योरिटी कम है उसके आपके पास, तो 1 महीने की अगर मान लो सिक्योरिटी रखी, तो 1 महीने के नोटिस के बाद अगर वो खाली कर देता, तो आराम से जा सकता है। अगर आपका 3 महीने की सिक्योरिटी है, तो आपके पास फेयर चांसेस है कि उसको आपको एक लेंथी नोटिस पीरियड भी मिल जाता है उसके अंदर। नोटिस पीरियड की क्लॉज इसके अलावा अलग से रहती भी है, वो भी हमें देख लेनी चाहिए कितने महीने का उसमें नोटिस पीरियड है। लेंदर द नोटिस पीरियड द गुड फॉर द बायर टू परचेज ए प्री रेंटेड प्रॉपर्टी। उसके बाद एक क्लोज मेंटेनेंस की जो मैंने बताया, मेंटेनेंस की क्लोज इसलिए समझना जरूरी है, जैसे मैंने आपको आरओए निकालते हुए बताया था कि कौन कौन सी मेंटेनेंस की लायबिलिटी जो है ओनर के ऊपर आ रही है। ज़्यादा अगर मेंटेनेंस की लायबिलिटी ओनर के ऊपर है, तो उसके खर्चे उसके अंदर बढ़ जाएंगे और आपकी एनुअल जो इनकम आने वाली है वो घट जाती है। जैसे हमने शुरू में देखा कि वो 2 लाख रुपये का खर्चा उसके अंदर आ गया, तो उसमें से हमने तो प्रॉपर्टी टैक्स का भी था और
मेंटेनेंस का भी। तो अगर मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है तो हमारे को उसमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा और हमारी इनकम कम हो जाएगी और आरओआई की वैल्यू भी एक्चुअल में कम हो जाती है। तो मेंटेनेंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो इसका ओनर की, तो इसका मतलब वो लीज जो है ज़्यादा हमारे लिए प्रेफरेबल लीज डीड बनी हुई है हमारे लिए। उसके बाद एक क्लोज जो मैंने आपसे शुरू में नहीं बताया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्लोज रहती है कि इवन हर लीज डीड के अंदर इसके अंदर ये लिखा होता है, जितनी बड़ी कंपनी होती है वो लिखवाते हैं कि जब भी उसमें 3 तरह के इसमें टाइप की क्लॉज रहती है। वो वाली एक क्लॉज है लेकिन वो 3 टाइप में रहती है। तो फर्स्ट टाइप क्या रहता है उसके अंदर, उसमें वो ये लिखता है कि जब भी ओनर को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो ही विल टेक द परमिशन फ्रॉम द टेनेंट। तो ये सबसे खतरनाक क्लॉज रहती है, लेकिन अगर वो लिखी हुई है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो उस केस में जब भी आप इस तरह के एग्रीमेंट में एंट्री करने वाले हैं और जहाँ ये क्लॉज लिखी है तो ओनर से आप ये बोल सकते हैं, सेलर से ये बोल सकते हैं कि आप पहले वहाँ से परमिशन ग्रांट करा लीजिए, सो दैट कि कभी हम उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर एंटर करें और उसके बाद वो वहाँ से वो उसको रिफ्यूज़ कर दे, तो फिर हमारा वो सारा का सारा जो होमवर्क किया हुआ है या जितनी भी हमने प्रोसेसेस किए हुए हैं सारे सारे हमारे बेकार हो जाएंगे। सेकंड उसके अंदर लिखा होता है कि दे हैव टू इंटीमेट टू द टेनेंट ओनली। तो उसमें इंटीमेशन के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती और उसको फिर भी लेके ना बैठ रहे हैं कि ऑनर को बोल दीजिए कि हम लोग एग्रीमेंट में जा रहे हैं, तो आप उसको इंटीमेट कर दीजिए, कोई कोई ऑब्जेक्शन ना क्रिएट हो जाए इसके अंदर। एंड थर्ड एंड द मोस्ट यू नो द मोस्ट डिफिकल्ट क्लोज इज द फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ राइट जो रहता है वो टेनेंट के पास रहता है। तो ये बड़ा ही खतरनाक सा क्लोज हो जाता है अगर हम समझें इसको ढंग से। तो उसमें होता है क्या कि ऑनर को सबसे पहले टेनेंट को पूछना पड़ता है कि अगर क्या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। तो यानी कि फर्स्ट रिफ्यूजल का राइट उसके पास रहता है। तो अगर ऐसी क्लोज है तो ऑनर को आप पहले से बोल दीजिए कि पहले आप उसको ऑफर कीजिए और वहां से रिफ्यूजल ले लीजिए। रिफ्यूजल लेने के बाद हम इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर एंटर करेंगे। अदरवाइज हमने एंट्री की और उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप वहीं पर जीरो लेवल पर आके खड़े हो जाएंगे और जितनी आपने होमवर्क किया था या जितना भी अपने प्रोसेस में टाइम लगाया था या पैसा लगाया था वो सारा आपका वेस्ट चला जाता है। तो ये क्लॉज बहुत समझदारी से आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि जनरली लोग बताते नहीं है इसके बारे में। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी हम प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि टेनेंट को एक बार मीटिंग कर लें। टेनेंट को मीटिंग करने से, और अगर वो ओनर के साथ मीटिंग करता है तो भी ठीक है, अगर आप अकेले में उससे मिल सकते हैं टेनेंट से तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है कहीं टेनेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, टेनेंट का जो है बिजनेस वहाँ पे ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, बिल्डिंग रिलेटेड कोई इश्यूज उसमें नहीं आ रहे हैं प्रोसेसेस के हिसाब से, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं ऑपरेशंस के हिसाब से कहीं कोई सीपेज या कहीं कोई ड्रेनेज या कोई प्रॉब्लम किस तरह की बिल्डिंग के अंदर या स्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो वो टेनेंट से बात करने में आपको पता चल जाता है। तो ये सारी क्लोजेज को अगर आप समझ लेते हैं और अगर आप समझने के बाद किसी भी प्री रेंटेड प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी यूजफुल फॉर यू वाइल टेकिंग द डिसीजंस। तो ये तो सारी मैंने क्लोजेज के बारे में बताया। उसके अलावा प्री रेंटेड प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे आरओआई की बात चल रही है तो आरओआई के अंदर हमें ये देखना है कि आरओआई ज़्यादा होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। तो आरओआई ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है बी प्रॉपर्टी। अब ए प्रॉपर्टी के अंदर अगर मान लो मेरे पास आरओआई ज़्यादा है, जैसे हम लोगों ने वैल्यूएशन के टाइम पर बात की थी, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी नहीं है तो आप देख लीजिए उसका हाउ टू चेक द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाला जो मेरा है उसके अंदर वीडियो पार्ट 3 वाला, उसके अंदर मैंने आरओआई के बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट किया था और आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरओआई ज़्यादा से मतलब नहीं है, मेरे पास एक्चुअल आरओआई कितना आने वाला है और वहाँ पर रेंटल कितना चलने वाला है, उसके हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ केवल आरओआई नहीं देखता तो वो मेरे को डिसीजन ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन कि हाई आरओआई की लो आरओआई बट स्टेबल एंड द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज गुड, राइट। तो यानी कि राइट वैल्यूएशन के ऊपर खरीदनी है, नॉट हायर वैल्यू ऑफ द आरओआई। तो इट ऑल डिपेंड्स द सम ऑफ द फैक्टर्स की वाइल बाइंग द प्री रेंटेड प्रॉपर्टी। एक तो मेरी आरओआई की बात हुई, एक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द टेनेंट, यानी कि टेनेंट का प्रोफाइल कितना अच्छा है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और वो कितना स्टेबल बिजनेस करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा। उसके अलावा जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है विदाउट टेनेंट वो भी मेरे को चेक कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आरओआई ज़्यादा आ रही है तो उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ आरओआई ओनली, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो मार्केट में होती है प्रॉपर्टी की वो कम होती है। तो ये सभी फैक्टर्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक दैट विल बी ए गुड डील फॉर यू। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आता है या अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेरी आपको रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई कमेंट बॉक्स में आप उसमें लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।